नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा में वोटों की गिनती का काम पूरा हुआ और मतगणना कार्य में जुटे राज्य नहीं व्यक्तिगत निर्वाचन आयोग ने अपना फैसला भी सुना दिया। बीजेपी के एमएलए संजय पाठक उसमें भारी मतों से विजयी हुए हैं। संजय पाठक ने अपने इलाके में एक जनमत सर्वे कराया। इसके लिए बाकायदा निर्वाचन की टीमें तैयार की गई। 280 पोलिंग बूथ पर कराया गया जनमत संग्रह। दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2.25 लाख मतदाताओं में से 1,65,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। विजय राघवगढ़ बस स्टैंड परिसर को बनाया गया मतगणना केंद्र 7 राउंड में हुई मतगणना के बाद संजय पाठक भारी मतों से विजयी हुए। अब आप भी शायद मेरी तरह सोच रहे होंगे कि इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। आखिर ऐसा करके बीजेपी को क्या मैसेज देना चाहते हैं संजय पाठक। बीजेपी तो छोड़िए, किसी भी दूसरे दल में ऐसा कोई प्रयोग कभी देखने को मिला है क्या आपको, खासतौर पर एमपी में? क्या बीजेपी के सर्वे में संजय पाठक को हारता हुआ प्रचारित किया जा रहा है? क्या संजय की टिकट खतरे में है? क्या संजय अपनी पार्टी के अलावा दीगर दलों के सामने भी अपनी क्षमता ताकत की नुमाइश दस्तावेजी साक्ष्य के जरिए करना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये भी, वोटर संजय पाठक के, पोलिंग पार्टी संजय पाठक की, मतगणना अधिकारी संजय पाठक के, रिटर्निंग ऑफिसर संजय पाठक के, ऐसे में इसके नतीजों के निष्पक्ष होने की गारंटी क्या है? क्या ये रेस में अकेले दौड़कर फर्स्ट आने की खुशी का समारोह पूर्वक प्रदर्शन तो नहीं? बहुत सारे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। विधानसभा चुनाव में विजय राघवगढ़ सीट के नतीजों की मतगणना। चौंकिए मत, ना तो वहां कोई उपचुनाव हुए हैं, ना ही ये किसी फिल्म या सीरीज का सेट लगा है। ये वहां से विधायक संजय पाठक का एक तरह का अघोषित शक्ति प्रदर्शन है। वे अपने इलाके में अपना जनाधार परखने के लिए जनमत संग्रह चुनावों से 3 महीने पहले ही करा रहे हैं। वो पार्टी को बता देना चाहते हैं कि वे कितने लोकप्रिय हैं। इसके लिए 280 पोलिंग बूथ पर कराया गया है जनमत संग्रह। 99 ग्राम पंचायत के 180 गांव, 3 नगर परिषद के 2,33,080 में से 1,65,000 लोगों ने दिया है वोट। आप सभी ने चुनावों की मतगणना टीवी स्क्रीन पर देखी होगी। सामने बैठकर कम लोगों ने ही देखी होगी, क्योंकि वहां चुनिंदा लोगों की ही एंट्री होती है। मगर उन तस्वीरों से वाकिफ जरूर होंगे। देखिए, बिल्कुल वैसी ही अलग अलग टेबल लगी हैं। गणना अधिकारी भी बैठे हैं जो मतपेटियों को विधिवत खोल रहे हैं और गिनती कर रहे हैं। ऐसा संभवतः एमपी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। चुनाव में क्या हो क्या नहीं उसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि जो आशीर्वाद चाहिए था, जो दिल जीतना था लोगों का, वो मुझे मिल गया। आशीर्वाद अगर घर परिवार का मिल गया, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने सारे लोगों ने मिल के मुझे चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं के प्रश्न में लड़ने भेजा है, आशीर्वाद दे के। ये बहुत बड़ी बात है। संजय पाठक इस इलाके से 2008 से विधायक हैं। 2 बार वे कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं और पिछली बार बीजेपी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनके वोटर्स तो बढ़े, लेकिन उनकी जीत का अंतर कभी भी वैसा नहीं रहा जैसा 2008 में था। चूंकि चुनाव के पहले ऐसा निजी जनमत सर्वे विधिवत तौर पर करवाना कभी भी चलन में नहीं रहा है, तो कांग्रेस को भी इस अजब गजब प्रक्रिया पर तंज का मौका मिल गया है। संजय पाठक के बहाने कांग्रेस पूरी भाजपा को ही घेरे में लेते हुए कह रही है कि भाजपा में इन दिनों सर्कस चल रहा है और संजय पाठक भी उसी सर्कस का ही एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि संजय पाठक जी शिवराज सिंह चौहान जी से बड़े हैं। अभी शिवराज सिंह जी का ही टिकट पक्का नहीं है, तो वो बिना टिकट के जनमत कैसे करा रहे हैं? बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ और वो बारात निकाल रहे हैं उस बच्चे की। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं, एक सर्कस के रूप में काम कर रही है। और सर्कस में सब कुछ होता है, और उस सर्कस के एक पार्ट संजय पाठक जी भी हैं।
अपनी लोकप्रियता को परखने के ढेरों पैमाने हैं। ऐसा जनमत संग्रह कोई भी नेता तभी करवाता है जब उसे अपनी पार्टी को कोई दस्तावेजी साक्ष्य देने हो कि वो कितना लोकप्रिय है, और ऐसी जरूरत तब पड़ती है जब उसके टिकट मिलने में संशय हो। संजय एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक अपनी पार्टी को भी बता रहे हैं कि उनकी क्षमता और योग्यता परख लीजिए, साथ ही विपक्षी दल को एक अघोषित ऑफर भी दे रहे हैं। यदि उनकी पार्टी उन्हें टिकट ना दे तो बिना कोई सर्वे करवाए दूसरा दल उन्हें सहजता से अपने पाले में कर ले, क्योंकि कथित मतदाता के मार्फत संजय परीक्षा से पहले ही अपनी मार्कशीट तो हाथ में लिए ही हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं परिचय आपसे करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, उपाध्यक्ष मीडिया सेल कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र जी का। दूसरे मेहमान राकेश शर्मा, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है, राकेश जी का भी बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान है शरमन नगेले, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है, शर्मन जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज तो राकेश शर्मा जी से ही करना पड़ेगा। तो राकेश जी, पार्टी लाइन इसमें क्या कहती है? और मैं इस मसले को लेकर बिल्कुल सहमत हूँ कांग्रेस के जो के मिश्रा जी की बाइट है कि अभी तो शायद शिवराज जी का भी टिकट फाइनल नहीं हुआ, तो इस जनमत सर्वेक्षण के मायने क्या हैं? देखिए प्रवीण जी, किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये निर्णय पार्टी संगठन करेगा। और मुझे लगता है कि नेतृत्व जब तक निर्णय नहीं करता किसी का टिकट फाइनल नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी भी कई बार कह चुके हैं कि जब पार्टी निर्णय करेगी तब मैं कहाँ से लड़ूंगा कहाँ से नहीं, ये तय होगा। मेरा दूसरा ये कहना है प्रवीण जी कि स्वयं का आकलन करना हर व्यक्ति का अधिकार है। आज अगर संजय पाठक पिछले 5 वर्ष से लगातार उस क्षेत्र का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं विधायक के रूप में, तो अगर उनको लगता है कि जनता के बीच मैंने काम किए, और अगर मैं जनता से पूछूं और उनने ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं ये जनता तय करेगी, पर यह तय करने का अधिकार पूरी तरह से पार्टी के हाथ में है कि मुझे चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना। दोनों बात स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में संजय पाठक की बात करें तो साथ साथ गोपाल भार्गव की भी बात कर सकते हैं अपन, कि वो 5 साल तक अपने क्षेत्र में इतना काम करते हैं, जनता के बीच इतना काम करते हैं कि जब चुनाव आता है तो उस समय वो इतने आपको सक्रिय उस क्षेत्र में दिखाई नहीं देते। क्योंकि व्यक्ति जब 5 साल लगातार जनता से जुड़ा रहेगा, उसके हित के काम करेगा, उसके हित तो घर में निर्णय करेगा। संजय जी को भी घर में क्यों सर्वेक्षण कराना? मैंने कहा ना प्रवीण जी मैंने कहा ना कि स्वयं का आकलन करने का अपना अपना तरीका व्यक्ति का होता है। आप देखिए कि अमेरिका में जब चुनाव होते हैं राष्ट्रपति पद के, तो पहले पार्टी में ही आंतरिक सर्वे होता है कि कौन व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। तो हो सकता है कहीं से प्रेरणा पाकर संजय पाठक ने स्वयं का आकलन के लिए दोनों पार्टी करा दी। हमने एक में दूसरे मेहमान को इनकर लेते हो, पर्याप्त वक्त दिया आपको। भूपेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप इस जनमत सर्वेक्षण को? ये चुनौती है या आपके लिए ऑफर है? ये क्या है? माना ये बंद लिफाफे में लिखा क्या है? आप खत का मजमून जरा भापिए। देखिए, एक तो मजमून ये है कि हो सकता है कि संजय की टिकट खतरे में हो, वो पार्टी को आईना दिखाना चाहते हो। दूसरी चीज ये है कि जब खुद ही वाइस चांसलर है, खुद ही यूनिवर्सिटी है और खुद ही, तो जाता क्या है यहाँ इकट्ठा करने में। तो या तो ये तय हो सकता है। तीसरी चीज, जैसा कि राकेश जी ने बताया कि अभी किसी की टिकट फाइनल नहीं है, और जो है इस तरह का रिजल्ट घोषित किया जा रहा है, मार्कशीट लेके खुद ही खड़े हैं भाई साहब, तो हो सकता है कि इसके पीछे वही मंशा हो जो मंशा की पार्टी को भी दिखाना है कि हमें इग्नोर मत करना, और दूसरों को भी बदली मैसेज देना है कि चाहो तो पुकार लो। ये पुकारोगे क्या आप अगर मान लो मामला गड़बड़ाया तो? ये तो हमारे नेता तय करते हैं कैसे पुकारना कैसे नहीं पुकारना, और पार्टी का जो हमारा स्थानीय वहाँ का नेतृत्व है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी ये है कि एक नई परंपरा उनने, जैसा कि राकेश जी ने बताया है कि ये जो है अमेरिका पैटर्न में इसी तरह से होता है, तो अपन अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। मोदी जी भी ले जाना चाहते हैं अमेरिका की तरफ, और संजय भाई भी ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक बार शर्मन जी को इन कर देते। शर्मन जी, क्या आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? ये क्या था? ये शक्ति प्रदर्शन था, स्वयं का आकलन था, चैलेंज था, या जो जैसे मैंने भूपेंद्र जी से पूछा कि एक ऑफर था? देखिए माननीय प्रवीण जी, संजय पाठक जी ने जो एक नई परंपरा चालू की है, ये उनकी दृष्टि में, उनके दल की दृष्टि में, उनके मतदाताओं की दृष्टि में तो बहुत अच्छी है,
और उसके वहाँ के मतदाताओं ने उनको भरपूर स्नेह और प्यार भी दिया है। लेकिन जैसा कि मैं आपके पैकेज में देख रहा था, यदि उन्होंने किसी शासकीय कार्यालय का इस काउंटिंग या इस पूरे प्रोसेस में उपयोग किया है तो बेहद आपत्तिजनक है। इसको इस श्रेणी में लेना चाहिए कि जब आप माननीय प्रवीण जी लंबे समय से चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं, जब चुनाव होते हैं तो उसके पहले ऑफिशियल जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो उसकी एक टेस्ट कराते हैं, जिसको कि मॉक ड्रिल बोलते हैं, वो उसको पूरा अभ्यास करते हैं। वो तो ये 3 महीने पहले अभ्यास कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से उस परिधि में आता या नहीं आता ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इसको स्वयं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान में लेना चाहिए यदि शासकीय किसी तरह के दफ्तर का उपयोग किया है। दूसरा मेरा ये कहना है कि संजय पाठक बहुत साहसिक राजनेता हैं, ऐसे वही राजनेता कर पाते हैं जिनको अपना किसी भी मतलब शुभ रिजल्ट लाभ बिगड़ने का डर नहीं हो। हाँ, शुभ लाभ का उनको कोई चिंता नहीं होती है, और वो पुराने इनसे बहुत मतलब मैंने कहा ना साहसिक राजनेता हैं वो। और इसी अच्छा, इसी में एक सप्लीमेंट्री बेयर ले लीजिए, रिजल्ट बिगड़ने का डर नहीं है, आप कह रहे हैं साहसिक नेता है, तो जो मैंने सवाल उठाए, जो और भी लोगों के भी सवाल हो सकते हैं कि भाई पोलिंग एजेंट आपका, रिटर्निंग ऑफिसर आपका, वोटर आपके, पता नहीं कि उसमें प्रवीण दुबे या सरवन नगेले लिखे हैं तो उन्हीं ने लिख के दिया कि किसने लिख के दिया, सारे कुछ तो संजय जी के ही थे इसमें। मतलब इसमें मॉनिटरिंग की क्या व्यवस्था रही है इसमें उनके अलावा? अब देखिए, अब उनका अपना निजी कैसी उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की है, ये तो लंबी प्रक्रिया जब उनकी बातचीत होगी तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ दूसरा एक संदर्भ कहना ही है कि डिजिटल एज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब लोग विधायक का जो उम्मीदवार होने की कोशिश करता है वो अपना ऑनलाइन सर्वे कराता है। गूगल फॉर्म डाल देते वो। बिल्कुल, मैं वही कहना रहा हूं। तो वो अपना सर्वे कराते हैं, और ये तो खुद भारतीय जनता पार्टी के राजनेताओं ने कहा, माननीय अमित शाह जी ने कहा, इनके प्रभारियों ने कहा कि आप जो विधायक के यदि ज्यादा फेसबुक पर फॉलोअर्स नहीं होंगे उनका टिकट खतरे में पड़ जाएगा। अब इन करते हैं राकेश जी को महत्वपूर्ण, दोनों मसले महत्वपूर्ण। राकेश जी, एक तो सरवन जी कह रहे हैं भाई अगर गवर्नमेंट की बिल्डिंग लिखा हुआ तो दिख रहा बस स्टैंड, मुझे नहीं पता प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि सरकारी में गया नहीं हूँ अभी विजय राघवगढ़, तो ये इस पर मैं ओन नहीं कर पाऊंगा इस बात को सरवन जी की। एक वो कह रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का यूज तो नहीं हुआ गवर्नमेंट की बिल्डिंग का, और दूसरा कह रहा है कि और भी कई जरिए थे भाई शक्ति प्रदर्शन के, कैसे भी करके कर लेते। देखिए, मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूँ कि ये किसी तरह का शक्ति परीक्षण है। प्रवीण जी आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, और जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाने का पूरा अधिकार है, जनता की भावना को जानने का पूरा अधिकार है, और उनने पूरे अगर नीति नियम कायदे कानून के हिसाब से अपनी बात को अगर जनता के सामने रखा और जनता से अपना आशीर्वाद मांगा, जनता का मत मांगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है। मैंने बार बार कहा और फिर कहूंगा कि टिकट का निर्णय पार्टी संगठन करेगा। हमारे चुनाव समिति की जो बैठक है वो होगी, केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होगी, और केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा कि मध्य प्रदेश की किस विधानसभा से कौन उम्मीदवार बनेगा, और इस बात को संजय पाठक जी ने भी स्पष्ट किया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्यों मुंगेरी लाल की तरह सपने देखती रहती है। क्या आज कांग्रेस पार्टी में से ही रोज 2-3 लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं छोड़ के कांग्रेस पार्टी को, बड़े बड़े नेता ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में अभी कोई चुनाव की आचार संहिता तो लागू नहीं हो गई प्रवीण भट्ट जी, कि भैया पूरे नियम कायदे कानून को रख के चुनाव की आचार संहिता लागू हुई और सबको तोड़ा जा रहा है, नियम को वो किया जा रहा है। और उसके बाद मैं तो चैलेंज दे रहा हूं ना कि किसी कांग्रेस के नेता में दम हो तो ऐसा करके दिखा दे। आज की स्थिति में कमलनाथ जी को खुद बोलना पड़ता है और उनके बेटे को कि भाभी मुख्यमंत्री, जनता से पूछ लेना, जनता से सर्वे करा ले। आज की डेट में अगर हम गूगल से सर्वे कराएं और लगातार आप देखिए आपका चैनल में हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं दूसरे चैनलों में देख रहा हूं कि हर विधानसभा में चैनल की टीम जा रही है, और वहां लोकल कर रहे हैं, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ आपको मैं वही कहना चाहता हूं, वो भी सर्वे कर रही है। क्या आज जो विधायक है उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, उसको लड़ना चाहिए, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा, जनता क्या चाह रही है, तो लड़ना चाहिए नहीं कर रहे, जीतेगा कि नहीं जीतेगा जरूर देखा। अरे मेरा ये निवेदन, दूसरे चैनलों पे ऐसा हो रहा है, तो मेरा ये कहना है कि ये तो एक रिपोर्ट कार्ड जनता से मांगा गया है और जनता ने रिपोर्ट कार्ड अपना दिया। साहसिक कदम है भाई, इसका अनुसरण करिए ऐसा कह रहे हैं राकेश जी, आप लोग आलोचना कर रहे हैं, बताइए। नहीं, मैं राकेश जी बहुत सही बात कह रहे हैं, ये बहुत ही साहसिक कदम है, और इस संदर्भ में बहुत साहसिक कदम है कि जब पूरी भारतीय जनता पार्टी प्राणों से और जो है कुटिलता से ईवीएम मशीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, तब जो है एक साहसी हमारे जो है पाठक जी ने
पोस्टल बैलेट, ये बैलेट पेपर से चुनाव कर लिया अपना। ये कोई छोटी बात थोड़ी है, पार्टी के लिए संदेश है कि अगर सच्चा चुनाव कराना है तो बैलेट से कराइए। और ये काम उन्होंने अपने जो है टीम के कनस्तरों में डलवा के वोट से सिद्ध कर दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा है जो लिपटी लिपटी घूम रही है ईवीएम से। ये तो उनको देखना चाहिए। और बिल्कुल हम उनके साहस को सलाम करते हैं कि उन्होंने ठीक संदेश इस देश को दिया है जो अंतर्राष्ट्रीय पूरे जगत के कई देश हमें दे रहे थे। उसको जो है पाठक जी ने समझा और पाठक जी ने इस प्रदेश की जनता को भी संदेश दिया कि अगर बैलेट से डलेगा तभी जो है सही रिपोर्ट कार्ड बनेगा। तो आपके यहाँ से भी ऐसी कोई पहल होगी क्या? वो कह रहे हैं कि मैं भूपेंद्र जी को चुनौती देता हूं कि उनके यहाँ से भी करा लें पहल, राकेश जी कह रहे हैं। इनके यहाँ तो बहुत ही चुनौतीबाज लोग पैदा होते हैं, ये अपने आप को कभी चुनौती नहीं देते, ये बस जो सपने में चुनौतियां बांटते रहते हैं। इनकी जो चुनौती सामने खड़ी है 4 मंत्री तय करने में तो हवा निकल गई है। अभी जो है बन पाएंगे आज कि नहीं, आज बन पाए कि नहीं बन पाए, आप ही बता आज तो नहीं बन पाया अभी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही कि कल 9 बजे बनेंगे, अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है। हाँ, और चुनौतियां बांटने में ऐसे लगे हैं जैसे कि इन्होंने विश्व के सारे सवाल हल कर लिए। ठीक है, शौचालय बनाए हैं इस देश में, इससे बड़ी कोई उपलब्धि ये बता नहीं पाते। ठीक है, शर्मन जी को वो बताना जब शुरू करें तब चुनौतियों की बात करें। शर्मन जी को इन कर लेते हैं। हमें क्या चुनौती देंगे ये लोग? शर्मन जी, दोनों के पास अभी जाहिर है कि भाई एक की मजबूरी है कि उनकी पार्टी से जुड़ा मामला है, दूसरे पे कोई बहुत ऑथेंटिक वो कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो खबर है वो ये है कि संघ ने भी एक कोई सर्वे कराया, मतलब संघ उसे ओन नहीं करता लेकिन माने संघ के लोग उसे मॉनिटर करते। और खबर ये है कि उस सर्वे में शायद ये पिछड़े हुए दिख रहे थे, तो ये डाउट था कि शायद संजय पाठक जो है वो, और इनकी हार का, माफ कीजिए, जीत का अंतर भी लगातार कम होते जा रहा था। पिछली बार हालांकि 13,000 के आसपास वोट से जीते थे, लेकिन ये 2013 में बहुत कम मार्जिन से जीते थे। तो क्या यही वजह था दिखाना पार्टी को कि भाई देखिए आपका सर्वे गलत है, मैं ठीक हूँ? देखिए माननीय प्रवीण जी, मैं संजय पाठक जी को उनके पिता के समय से जानता हूं, जब वो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री थे 2003 के पहले। और सत्येंद्र पाठक जी और संजय पाठक जो है ना, ये शुरू से किसी में रहता है अपनी ताकत का एहसास कराना। वो संजय पाठक में अपनी ताकत का एहसास, वो जब उनको अवसर मिला है तब उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें जब वो कांग्रेस में थे, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नज़दीक से देखी हैं। अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, जिसको कि दोनों राजनीतिक दल के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने साहसिक काम किया और वो एक अनोखा काम किया मध्य प्रदेश के इतिहास में उन्होंने। मैं एक उनसे एक निवेदन करूँगा कि वो एक और अच्छा काम करें कि राइट टू रिकॉल जो है ना, वो विधानसभा के अंदर लाने के लिए जब वो चुनकर आए या अभी वो एक पत्र लिखें और एक संविधान में संशोधन कराने की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से भेजें और वहाँ केंद्र सरकार में भेजें, अपने पार्टी को लोगों के बीच में भेजें और दूसरे दलों को भी उसमें जोड़ें कि मैं इस तरह का एक नया प्रयास करना चाहता हूँ। तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत है आज समाज में राइट टू रिकॉल की। जैसे उन्होंने जनमत संग्रह की बात की है, तो राइट टू रिकॉल की भी बात होना चाहिए। यही तो एक प्रजातांत्रिक देश के लिए बहुत बड़ी खूबी है कि राजनेता सभी तरह के उपक्रम कर सकता है। एक बार राकेश जी को इन कर लेते हैं। राकेश जी, अब हम भूपेंद्र जी ने जो बात कही उसको लेके आपकी तरफ आऊंगा कि वो कह रहे हैं कि भाई सच्चा चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है, ये संजय पाठक जी ने साबित कर दिया। और दूसरा, अगर आपने देखा हो तो बहुत तल्ख सटक गिराने के भाव में उन्होंने नहीं कहा कि कतई नहीं आ सकते संजय पाठक यहाँ पर हमारी पार्टी में, मतलब वो ऐसा बहुत मुलायम है, बड़े सॉफ्ट है भूपेंद्र जी अपने स्वभाव के विपरीत। तो ऐसे तो नहीं कि खींच लेंगे जब मौका लगेगा तब उन्हें। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस के बड़े नेता हों या भूपेंद्र गुप्ता, चुनाव के परिणाम आने में अभी 3 महीने चुनाव होने में, उससे पहले अब ईवीएम पे अटैक करने लगे हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं पे अटैक करने लगे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को जिस तरह से अभी प्रियंका वाड्रा की सभा जबलपुर में हुई, ग्वालियर में दोनों सभाएं फेल हो गई, तो ये जनता का मूड समझ में आने लगा, तो अपनी हार को की खींच मिटाने के लिए अब ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस जीतती है, हिमाचल में कांग्रेस जीतती है, तो तब ईवीएम ठीक रहती है। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होना नहीं, ईवीएम पे को रोदाली जैसे रोने लगे। दूसरी बात, मेरे विद्वान साथी ने कहा हमने देश बनाया, साहब देश बनाया। जिस समय कांग्रेस का जन्म नहीं हुआ था ना, उससे पहले से ये भारत देश है।
ये शायद इन महान बुद्धिमान को ये समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, बनाया ना देश, भारत के 2 टुकड़े करने वाली आपकी कांग्रेस पार्टी, भारत और पाकिस्तान, देश के टुकड़े करने वाले लोग यहां बैठ के गर्व से कहते हैं हमने देश बनाया। मुझे एक बात का जवाब दिलाएं, 60 साल में टॉयलेट तक उपलब्ध नहीं करा पाए थे ये सरकार में रहते हुए, पीने का पानी नहीं दे पाए थे, बिजली नहीं दे पाए थे, गैस, रसोई गैस नहीं दे पाए थे, मकान नहीं दे पाए थे, और ये कहते हैं हमने देश बनाया। मुझे शर्म आती है इनकी बातों में। एक सेकंड जल्दी भाई, लास्ट में अपनी बात तो समाप्त कर लूं। मुझे इस बात का जवाब दिलाइए कि कांग्रेस में है कौन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के अलावा? इसलिए ये भानुमति इधर उधर से बटोरने पे तुली हुई है कि कोई भी आ जाए, चाहे बेटा आ जाए, चाहे बहू आ जाए, चाहे नौकर आ जाए, चाहे चपरासी आ जाए, झंडा लेके हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो ये इनकी मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं है। सर पर्याप्त वक्त दिया। बहू आ जाए से रोशनी यादव दोनों तो रही। भूपेन जी सारी चीजें सुन ली होंगी, आपका जवाब। पहले तो जो है भारतीय जनता पार्टी का पढ़ाई लिखाई से ज्यादा संबंध नहीं रहता है, इसलिए इस तरह की ये वक्तव्य देते हैं जिन वक्तव्यों का न सिर होता है न पैर होता है। इन्हें इस बात की मैं जानकारी दे दूं, स्वच्छ भारत अभियान जो है, निर्मल भारत अभियान, कांग्रेस ने चालू किया था, आपने तो केवल कहा। और पूरे विश्व में हमको जो है इंटरनेशनल अवार्ड में दुबे जी, अभी पिछले हफ्ते उनकी महीने में मृत्यु हुई है, उन्होंने जो है ये सार्वजनिक जो है सुलभ शौचालयों का निर्माण हजारों लाखों किया, और उसमें विश्व में जो है स्वच्छता का सबसे बड़ा अभियान एक कांग्रेस के मेंबर चलाया। भैया को इसकी जानकारी नहीं, और उसके पीछे हमारा कंसेप्ट जो है बुद्धिमानी भरा था, मूर्खता भला नहीं था, क्योंकि हम जो है कम्युनिटी को सर्विस देना चाहते हैं कि एक सुलभ शौचालय जो है 200-500 मोहल्ले के परिवारों को सेवा देता है, वहाँ पानी की व्यवस्था हो जाती, वहां पर सफाई की व्यवस्था हो जाती। और आपने जो शौचालय बनाए हैं 15-20 साल बाद ये बीमारी का काम करेंगे, क्योंकि आपने उसका सीवेज सिस्टम नहीं बनाया, आपने उसका डिस्पोजल सिस्टम नहीं बनाया। 12,000 की जो है आप जो है एक टपरिया बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे कि आपने शौचालय बना दिया, इसलिए वहां पर स्टोर खोल लिए, किसी ने वहां पर जगह पे जो है अपने घर का सामान रख लिया। ये आप जरा जाकर उसका फिजिकल सर्वे करिए, फिर बुद्धि की बात करिए। ये जो समझ है ये सबके पास नहीं होती। अच्छा। देश जो है कम्युनिटी सर्विस से चलता है, इंडिविजुअल सर्विस से नहीं चलता है। और आप इंडिविजुअल सर्विस दे के लोगों को जो है ब्लैकमेल करते हैं कि हमने तुम्हारा ये फायदा किया, अब तुम हमें वोट दो। ये काम कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि वो 200 लोगों से ये नहीं बोलती कि हमने तुम्हें शौचालय उपलब्ध कराया, सफाई का छोटा जवाब छोटा जवाब फिर सरवन जी पास जाएंगे। छोटा जवाब। तो ये कांग्रेस और आपके बीच में अंतर है, सोच का अंतर है, सोच का अंतर है। हम कहते हैं कि हमने देश बनाने का मतलब है कि हमने देश में एक व्यवस्था बनाई, उसी को तो बेच रही है आपकी पार्टी। ठीक है, मेरा निवेदन है भूपेन जी, सुन लीजिए, मेरी बात का जवाब दे दीजिए। छोटा जवाब। पूरी बात अभी तो एक ही बात का जवाब दिया। अच्छा जल्दी दीजिए तो सर, जल्दी दीजिए। हाँ जल्दी दीजिए। चलिए, अरे प्रश्न मुझसे पूछा जा रहा है इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। अब आप है ना किताब लेके बैठे हो तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे किताब लेके पढ़ने दे ही सकते हैं। अरे जवाब मेरी बातों के तो जवाब दीजिए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। 70 साल तक चिल्लाते रहे, गरीबी हटाएंगे, 70 साल तक नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक ये आपका देश बनाना है, ये आपका देश बनाना है। भारत पाकिस्तान करो तब तो मैं सुनाऊंगा आपको, आपका जवाब दूंगा। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा आज का फरेबी लोगों का काम नहीं है देश का निर्माण करना, ये झूठे और फरेबी लोगों का देश में निर्माण करना आपका काम नहीं है। ये मदारियों का काम नहीं होता है कि आपने डमरू बजाया और देश बन गया। आप तीसरे मेहमान बनकर जवाब कीजिए। माफ कीजिए सर, तीसरे मेहमान को राकेश जी लगाइए। और आज के लोग बंदूक लेके वो पेटियां ले राकेश जी, भूपेन जी तीसरे उन्हीं दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं। शर्मन नगेले जी को इन करूंगा प्लीज, तीसरे मेहमान को। शर्मन जी, ये क्या सोच रही होगी पार्टी? फिर मूल विषय पर आते हैं। अमूमन पार्टी बॉडी लैंग्वेज एक मूवमेंट जवाब देना जरूरी है। इनने क्या किया इसके सिवा जो है संस्थाएं बेचती। आ जाऊंगा वक्त है, क्या बेचा जरा बता दो। आज तीसरे में मैं चैलेंज दे रहा हूं भूपेन गुप्ता जी, 2 नाम बता दो क्या बेच दिया देश का, बताओ। चलो बताओ, आज इतने विद्वान हो तो चैलेंज दे रहा हूं मैं। तुमको तकलीफ होती है ना चैलेंजों से, जरा बताओ, बहुत पढ़े लिखे विद्वान हो, क्या बेच दिया बता दो, बताओ ना क्या बेच दिया। कौन सा LIC बेचा तुमने, कौन सी संस्था छोड़ी है? सारा देश बेच दिया। कह रहे हमने क्या बेच दिया? ये हवाई जहाज किसने बेच दिए? पोर्ट किसने बेच दिए? बंदरगाह किसने बेच दिए? मणिपुर में आज किस लिए लड़ाई? मणिपुर में आज किस लिए लड़ाई?
ठीक है, अब तीसरा मेहमान, माफ कीजिए, ये शोर में तब्दील हो जाएगा, कहीं और डिरेल हो गई चर्चा डिरेल हो गई सर, शोर में तब्दील हो जाएगा, माफ कीजिए, शर्मन जी को इन करूंगा, शोर हो गया, राकेश जी प्लीज, वो डिरेल होती जा रही, शर्मन जी को इन करूँ, शर्मन जी बहुत छोटे छोटे जो मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी मणिपुर में आग लगा दी, सर आ जाऊंगा, पूरे देश में आग लगा दी है आऊंगा सर, तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण, और ये मणिपुर की शोर हो गया सर, शोर हो ये जाता है मणिपुर की राकेश आपकी जी। नीतियों से चल रहा है। अरे कहाँ संजय पाठक से कहाँ विजय राघवगढ़ से मणिपुर चले गए, शर्मन नगर सर, शर्मन नगर प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भूपेंद्र जी प्लीज, हिंदुस्तान को चलाने वाली राकेश कांग्रेस जी, पार्टी, प्लीज। पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने वाली कांग्रेस पार्टी, ठीक है। और बुद्धिहीनों की पार्टी अरे कांग्रेस बस पार्टी। ठीक है भाई, बहुत ऐसे में पर्सनल हो जाएगा, शर्मा जी बीजेपी बहुत मारी की से, मत्था टेकते हो उसकी जिंदा अरे भूपेंद्र जी प्लीज, इसलिए मत्था टेकते हो, जाके शर्म नहीं आती, अरे बिना बुलाए तुष्टीकरण जाके की बिरयानी राजनीति खाते हो करने वाले, पाकिस्तान में, इसलिए वंशवाद जाते की हो। राजनीति करने ये वाले, तुम्हारी वंशवाद पार्टी की का बिस्बेल बोने वाले देश में ठीक है। टीवी पर बैठकर देश की बात करते हैं, हंसी ठीक आती है भाई, मुझे ठीक है, हंसी। ठीक है, एक परिवार की गुलाम कांग्रेस पार्टी, उसके नाम से। गांधी परिवार शर्म की नहीं गुलाम आती कांग्रेस आपको? पार्टी, बिना बुलाए देश की से चिंता अंदर नहीं बिरयानी करती खाते कभी हैं। कांग्रेस पार्टी, बिना सिर्फ बुलाए गांधी बिरयानी परिवार की खाने चिंता का करती है, पाकिस्तान। भ्रष्टाचार और में हमें गले गले देश तक भक्ति डूबी ये तुम्हारे कांग्रेस को पार्टी। जनता ठीक पहचान है, रही है। बेटा ठीक है, कहाँ पहुंच गए हम? ये भ्रष्टाचारी कहाँ आ और गए हम, भ्रष्टाचारी। ये साथ चलते ये चलते, देश मैं जान तीसरे रहा है। मेहमान को इन करता हूँ सर, तीसरे मेहमान शर्मन के लिए, शर्मन जी जो मैं पूछ रहा था कि बीजेपी जो है छोटी छोटी बातों का इवन बॉडी लैंग्वेज को तक नोटिस लेती है, संजय पाठक के आज के इस आयोजन को लेके आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हो, बीजेपी को समझते भी हो लंबे वक्त से, आपको क्या लगता है बीजेपी कैसे लेगी इसे, या इग्नोर कर देगी कि हो गया तो हो गया? देखिए, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेगी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उनके जो हाईकमान है या जो उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो मेंबर हैं, जो भी पहले से रहे अभी भी हैं, वो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं, और ध्यान देना भी राजनीतिक दल का काम है। अब चूंकि संजय पाठक जी एक बहुत ही भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी में एक अपनी अहमियत रखते हैं, 3 बार से जीत रहे हैं वहां से लगातार, 2008 भी जीता, 13 भी जीता, अभी भी जीते। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों दलों में अपनी वो अहमियत रखते आए हैं, अभी भी उनकी अहमियत है। अब वो हो सकता है कि उनकी अहमियत के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन या उनके जो नेता या जो इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिसीजन लेने वाले लोग हैं, हो सकता है इसको इग्नोर कर दें, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के कल्चर में, उनके सिस्टम में है कि वो एक एक चीज़ को, यदि आपने कहीं कोई बयान भी आपने दे दिया, कहीं कोई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आपने बढ़ चढ़ के कोई बातचीत कह दी, या कोई आपने किसी तरह का पब्लिक मीटिंग में कुछ कह दिया, तो उसको नोटिस लेते हैं। और आपको ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक रूप से किसी को अपमानित नहीं करती है, बुलाकर जरूर कुछ समझाइश देती है कि आप आगे से कृपया इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण आप ना अपनाएं। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी ही चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर मुझसे कहा जाए बतौर पत्रकार, तो मैं जरूर कहूंगा कि ये अच्छा चलन शुरू किया संजय पाठक ने, करना चाहिए तमाम नेताओं को, दिखे तो कि हाँ वाकई वो लोकप्रिय कितने हैं, बिना सरकारी मदद के, बिना जिला प्रशासन की मदद के, तब नजर आ जाएगा कि आपकी असल जो लोकप्रियता है वो है कैसी। अब आगे होगा क्या संजय पाठक के मसले में, ये तो भविष्य बताएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।